कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं, चूंकि दो ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूँ, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कंटिजेंसी का मतलब। अब मैं कैसे समझाऊँ आपको? हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा, जावेद अख्तर की डिबेट जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के साथ में हुई, वो मुझे देखकर इंतहाई ताज्जुब हुआ कि जावेद अख्तर, जिन्हें लोग फेस ऑफ एथिज्म इन इंडिया समझते थे, वो डिबेट करने तो आए थे इस टॉपिक के ऊपर कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, और उन्हें खुदा के वजूद का जो बुनियादी आर्ग्यूमेंट है, द आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी, वही उन्हें मालूम नहीं था। इससे आप समझ सकते हैं कि एथिज्म दलाइल के मैदान में कितना बैंकरप्ट है कि खुद इनके पास अपने आर्ग्यूमेंट्स तो क्या होते, सामने वाले के आर्ग्यूमेंट्स का भी इनको पता नहीं है। फिर दरमियान में इन्होंने ये भी पूछा कि उर्दू में इस आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी को कहते क्या है। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं। तो इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी को उर्दू में दलील इम्कान कहते हैं, और एक दूसरा भी आर्ग्यूमेंट है कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, उसको दलील हुदूस कहते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक भी यही है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी एंड द फैलेसी ऑफ इन्फिनिट रीग्रेस। और चूंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी ये इन्फिनिट रीग्रेस को डिबंक करता है, और आप कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी इज बेस्ड ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फिनिट रीग्रेस, इसलिए आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी पर जाने से पहले हम इन्फिनिट रीग्रेस को समझ लेते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको बात समझ में आ सके। एक ही जुमले में अगर मैं कहूं तो इन्फिनिट रीग्रेस ये इम्पॉसिबल होता है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, नंबर एक इन्फिनिट और नंबर दो रीग्रेस। इन्फिनिट का मतलब होता है अनएंडिंग, जो कभी भी खत्म ना हो, हमेशा चलता रहे, ला इला निहाया चलता रहे, ये इन्फिनिट का सिंपल सा मतलब है। और दूसरा अहम वर्ड था रीग्रेस। टू पुट इट सिंपल, रीग्रेस ये प्रोग्रेस का ऑपोजिट है। प्रोग्रेस इज मूवमेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रीग्रेस इज मूवमेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इन्फिनिट रीग्रेसेस। इन्फिनिट रीग्रेस की बहुत सी किस्में हो सकती है। एक होती है इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज। इसके अलावा एक होती है इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ ऑर्डर्ड इवेंट्स इन द पास्ट। इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ पास ऑर्डर्ड इवेंट्स को हम इंशाल्लाह बुरहान तत्बीक के अंदर नेक्स्ट वीडियो में तोड़ेंगे। लेकिन चूंकि आज हम आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी पर बात कर रहे हैं, इसलिए जिस इन्फिनिट रीग्रेस की मैं बात करूंगा वो इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज होगी। और अगर कोई कहता है कि इन्फिनिट रीग्रेस पॉसिबल है, जैसे जावेद अख्तर साहब कह रहे थे कि वो इसको फैलेसी नहीं मानते, क्या आप इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ। तो फिर हम प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से इसको देख लेते हैं एक मर्तबा। यानी चलो मान लेते हैं कि हर कंटिंजेंट चीज अपने पीछे वाली चीज के ऊपर डिपेंड करती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी निकल सकती है। नंबर वन, कि एक कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट वो दूसरे कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो तीसरे कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो चौथे, और वो पांचवे, इसी तरह इन्फिनिटली ये चीज चल रही है। तो इसी को इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज कहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट की इस सीरीज के अंदर कोई भी नेसेसरी बीइंग नहीं है जो इन कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसीज को फुलफिल कर सके। इस वजह से ये सिनेरियो तो फॉल्स रहा। दूसरा ऑप्शन ये निकल सकता है कि एक कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट दूसरे पर डिपेंड करता है और दूसरा पहले पर डिपेंड करता है, यानी साइक्लिंग बैक फ्रॉम वन कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट टू अनदर कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि यूनिवर्स ए अपनी एग्जिस्टेंस के अंदर यूनिवर्स बी पर डिपेंड करता है, और यूनिवर्स बी अपनी एग्जिस्टेंस के अंदर यूनिवर्स ए पर डिपेंड करता है। तो अगर यूनिवर्स ए यूनिवर्स बी पर डिपेंड करेगा तो बी का एग्जिस्टेंस ये ए से पहले होना जरूरी है, और अगर यूनिवर्स बी यूनिवर्स ए पर डिपेंड करेगा तो बी से पहले ए का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, विच इज क्लियरली इम्पॉसिबल फॉर टू थिंग्स टू बी प्रायर टू एंड सब्सिक्वेंट टू ईच अदर एट द सेम टाइम। यानी एक ही चीज दूसरी चीज से पहले भी हो और उस दूसरी चीज के बाद में भी हो,
ये इम्पॉसिबल है, ये एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है और सर्कुलर रीजनिंग है जो कि एक फैलेसी है। एंड व्हेन बोथ द केसेस आर फॉल्स, तो ये मानना पड़ेगा कि एवरी कंटिंजेंट थिंग इन द यूनिवर्स डिपेंड्स ऑन अ नेसेसरी बीइंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड दैट नेसेसरी बीइंग इज गॉड। इसको एक मिसाल से समझिए। मिसाल के तौर पर जैद को एक बस से ट्रैवल करना है जिसके लिए उसको 100 रुपए की जरूरत है। जैद एक आदमी के पास आया, इसको पर्सन ए कह लीजिए, और जैद ने कहा कि तुम मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे बस में ट्रैवल करना है। ए ने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं बी के पास जाकर उससे लेकर मैं तुम्हें दे देता हूं। बी सी के पास गया, सी ने कहा कि मेरे पास भी नहीं है, मैं डी से लेकर तुम्हें दे देता हूं। लेकिन जब सी डी के पास पहुंचा तो उसके पास भी नहीं था, उसने ये कहा कि मैं ई से लेकर तुम्हें दे देता हूं। इसी तरह ई ने एफ से, और एफ ने जी से, और जी ने एच से, और इसी तरह ये इनफिनिट साइकिल चलता चला जा रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर हर एक आदमी अपने आगे वाले से मांगता रहे, और वो उसके आगे वाले से मांगता रहे, और वो उसके आगे वाले से मांगता रहे, और ये इनफिनिटली चलता रहे, नेवर एंडिंग इसी तरह ये मांगने का सिलसिला चलता रहे, तो जैद जिसको बस में ट्रैवल करना है, क्या कभी भी उसके हाथ में 100 रुपए आएंगे? एंड द आंसर इज सिंपल कि जैद के हाथ में ना तो कभी 100 रुपए आ सकते हैं और ना वो कभी बस में ट्रैवल कर सकता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यूनिवर्स बन चुका, आसमान और जमीन बन चुके, यानी जैद के हाथ में 100 रुपए आ चुके, वो बस में ट्रैवल कर चुका। तो अब आपको ये मानना पड़ेगा कि जैद ने जिससे मांगा था, पर्सन ए से, ए ने बी से, बी ने सी से, सी ने डी से, कहीं ना कहीं पर जाकर ये सिलसिला रुका है। ये इन्फिनिटली नहीं चल रहा था। कोई एक शख्स था जिसने खुद अपने जेब से 100 रुपए निकाल कर दे दिए और वो किसी से मांगने नहीं गया, तभी जैद के हाथ में 100 रुपए आ सकते हैं। एक दूसरी मिसाल और ले लीजिए। मिसाल के तौर पर एक फौजी स्नाइपर एम करके बैठा है और वो बस गोली चलाने ही वाला है, लेकिन उसने अपने सीनियर से पूछा क्या मैं गोली चलाऊं? उसके सीनियर ने कहा कि रुको मैं अपने सीनियर से पूछता हूं। उसने अपने सीनियर से पूछा, फिर उस सीनियर ने अपने सीनियर से पूछा, फिर उस सीनियर ने अपने सीनियर से पूछा। इसी तरह ये सिलसिला इनफिनिटली चलता रहा। तो अगर इसी तरह ये सिलसिला इनफिनिटली नेवर एंडिंग चलता रहे कि हर शख्स अपने सीनियर से पूछता रहे, तो क्या इस फौजी स्नाइपर की बंदूक से कभी गोली निकलेगी? एंड द आंसर इज सिंपल कि गोली कभी नहीं निकल सकती। बट व्हाट वी आर सीइंग कि यूनिवर्स बन चुका है, गोली निकल चुकी है। इसका मतलब यह है कि इस फौजी के सीनियर्स में से किसी न किसी सीनियर ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए अपने सीनियर को पूछे बगैर, या आप यूं कह सकते हैं कि उसका कोई सीनियर ही नहीं था, इसकी वजह से उसने डायरेक्ट ऑर्डर दिए। एक तीसरी मिसाल और ले लीजिए। मैंने दरिया किनारे एक छोटा सा घर देखा। उस घर के सामने से एक दरिया बह रहा था। मैंने उस आदमी से पूछा कि ये दरिया कहां से बह रहा है और कितनी स्पीड में बह रहा है। तो उस घर वाले ने कहा कि ये दरिया 10 किलोमीटर दूर से स्टार्ट होता है और 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट पानी को इस घर तक आने में 10 घंटे लगते हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर से बह रहा है और 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि नहीं, एक्चुअली ये 100 किलोमीटर दूर से बह रहा है और 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। तो अब आप बताइए कि उस दरिया के पानी को फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट इस घर तक आने के लिए कितने घंटे लगेंगे? द आंसर इज सिंपल, 100 घंटे लगेंगे। लेकिन अब वही शख्स कहता है कि नहीं, इस दरिया के पानी का कोई स्टार्ट पॉइंट है ही नहीं, ये इन्फिनिटली बह रहा है। कहां से बह रहा है नहीं पता, लेकिन इन्फिनिटली बह रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर वो दरिया 10 किलोमीटर दूर था तो उस घर तक आने के लिए उसको 10 घंटे लग रहे थे, और अगर उस दरिया का स्टार्ट पॉइंट 100 किलोमीटर दूर था तो उस घर तक आने के लिए उसको 100 घंटे लग रहे थे। लेकिन अगर इस आदमी की बात मान ली जाए और ये कहा जाए कि इस दरिया का कोई स्टार्ट पॉइंट है ही नहीं, ये इन्फिनिटली बहुत दूर से बहता हुआ आ रहा है, तो इसका सिंपल कंक्लूजन ये निकलेगा कि वो पानी कभी भी इस घर के पास पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन पानी घर के पास दिख रहा है, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि देयर इज अ स्टार्ट पॉइंट जहां से पानी बहना शुरू करता है और इस घर तक पहुंचता है। ये इन्फिनिट रिग्रेस की फैलेसी की कुछ मिसालें थी। इससे साफ पता चलता है कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। अब इन्फिनिट रिग्रेस की इम्पॉसिबिलिटी और फैलेसी से मुजमलन आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी भी समझ में आ गया होगा, लेकिन अब हम इसको तफसीली तौर पर अलग से समझाते हैं। एक ही जुमले में अगर मैं कहूं और इल्म कलाम की जबान में अगर मैं कहूं तो इल्लत ऊला अगर ना हो तो मालूल अखीर भी वजूद में नहीं आ सकता। आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी को समझने के लिए उस वर्ड को समझना सबसे पहले जरूरी है जिसको जावेद अख्तर साहब डिबेट के आखिर तक समझ नहीं पाए, and that word is contingency. What does contingency mean?
और कैसे आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी से खुदा का प्रूफ इंट्यूटिवली साबित हो जाता है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो इस कंटिंजेंसी का माना क्या है? बेसिकली इट्स अ फैंसी वर्ड फॉर डिपेंडेंसी, यानी कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करता है और वो दूसरी चीज का मोहताज होता है। सो कंटिंजेंसी मीन्स दैट अ थिंग नीड्स समथिंग एल्स टू मेक इट द वे दैट इट इज। अब ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी है, आई लाइक टू कॉल द कुरानिक कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट। और ये इस तरह बनता है कि दो फैक्ट्स होते हैं और उन दो फैक्ट्स के जरिए से एक कंक्लूजन निकलता है। पहला प्रेमिस यूनिवर्स एग्जिस्ट कंटिंजेंटली और दूसरा प्रेमिस एनीथिंग दैट एग्जिस्ट कंटिंजेंटली नीड्स अ नेसेसरी बीइंग टू मेक इट द वे दैट इट इज। यानी हर वो चीज जो कंटिंजेंट हो या डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, उसको उस तरह होने के लिए किसी वाजिबुल वजूद और नेसेसरी बीइंग की जरूरत है। तो इन दोनों मुकद्दमात को और दोनों प्रेमिसेस को मिलाकर नतीजा ये निकलेगा कि यूनिवर्स जो कि कंटिंजेंट है वो भी जिस तरह से है उस तरह से होने में उसको एक नेसेसरी बीइंग की जरूरत है। ये एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप सिलोजिज्म और थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल शॉर्ट में अगर उसको मैं कहूं तो ये समझिए कि हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है तो उसका एग्जिस्टेंस और उसका वजूद तीन में से कोई एक क्वालिटी को लिए हुए होता है। नंबर 1, या तो उसका वजूद मुमकिन होगा जिसको हम पॉसिबल एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, जैसे कि इंसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इंसानों की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। नंबर 2, वो चीज जिसका वजूद मुमतने हो, यानी इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंस, यानी ऐसी चीज जिसका मौजूद हो जाना यही इम्पॉसिबल है, वो चीज कभी भी मौजूद हो ही नहीं सकती, कभी भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। एंड फाइनली नंबर 3, ऐसी कोई चीज जिसका वजूद वाजिब हो, जिसको हम वाजिबुल वजूद और नेसेसरी एग्जिस्टेंट कहते हैं। तो हर चीज या तो उसका एग्जिस्टेंस नेसेसरी होगा यानी वाजिबुल वजूद, या तो उसका एग्जिस्टेंस मुमकिन होगा यानी पॉसिबल एग्जिस्टेंस, या फिर नंबर 3 उसका एग्जिस्टेंस मुमतने और नामुमकिन होगा यानी इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंस। थोड़ी देर के लिए इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंस को छोड़ दीजिए और नेसेसरी एग्जिस्टेंस को भी छोड़ दीजिए। अब जो एक एग्जिस्टेंस बचा वो है मुमकिनुल वजूद यानी पॉसिबल एग्जिस्टेंस, यानी ऐसी चीज जिसका एग्जिस्टेंस हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तो जब ऐसी चीज मौजूद होती है और एग्जिस्टेंस में आती है तो ऐसी चीज के एग्जिस्टेंस में आने के लिए किसी मुरज्जह और तरजीह का होना जरूरी है। जाहिर सी बात है, जब किसी चीज का एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो दोनों जिहत में से किसी एक को प्रेफर करने के लिए किसी मुरज्जह की जरूरत पड़ेगी, किसी तरजीह की जरूरत पड़ेगी। अब वो मुरज्जह या वो चीज जो किसी पॉसिबल एग्जिस्टेंट चीज को एग्जिस्टेंस में लेकर आएगी, उसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज निकल सकती है। नंबर 1, या तो वो चीज खुद इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंट होगी, तो जाहिर सी बात है जब वो चीज खुद ही इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंट है यानी उसका खुद ही वजूद नहीं हो सकता, तो वो दूसरे को मौजूद कैसे कर सकती है, दूसरे को एग्जिस्टेंस कैसे दे सकती है। अब बचे 2 ऑप्शंस। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको मान लो कि वो भी एक पॉसिबल एग्जिस्टेंट है, तो जब वो खुद भी एक पॉसिबल एग्जिस्टेंट है तो फिर उसके लिए भी किसी एक मुरज्जे का होना जरूरी होगा। फिर यही 3 ऑप्शंस निकलेंगे, फिर उसके लिए भी किसी एक और मुरज्जे का होना जरूरी होगा, फिर उसके लिए भी 3 ऑप्शंस निकलेंगे। तो इससे इन्फिनिट रिग्रेस लाजिम आएगा जो कि एक फैलेसी है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और तीसरा ऑप्शन ये बचता है कि वो चीज जो किसी पॉसिबल एग्जिस्टेंट को एग्जिस्टेंस में लेकर आती है वो खुद नेसेसरी बीइंग हो और वाजिबुल वजूद हो। जब 2 ऑप्शंस गलत साबित हो गई तो ये तीसरा ऑप्शन खुद ब खुद सही साबित हो जाता है। मिसाल के तौर पर द सन इज शाइनिंग। जब हम सूरज को पूरी आबोताब के साथ चमकता हुआ देखते हैं तो हर आदमी के दिल में ये ख्याल आता है कि व्हाई इज इट शाइनिंग, वो क्या चीज है जिसकी वजह से सूरज चमक रहा है। जब हम ये सवाल कर रहे हैं तो हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सूरज को किसी चीज की जरूरत है जिसकी वजह से वो चमक रहा है और वो शाइन कर रहा है। फिर जब हम छोटे पौधों और दरख्तों को देखते हैं तो हर शख्स के दिल में ये ख्याल आता है कि ये पौधे क्यों उग रहे हैं, व्हाट मेक्स द प्लांट्स ग्रो, या ये पौधे हरे क्यों हैं। ये तो नीले भी हो सकते थे, ब्लैक भी हो सकते थे, येलो भी हो सकते थे, ये हरे ही क्यों हैं। तो जो ये सवालात हमारे दिल में आ रहे हैं ये इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि हर इंसान ये मानता है कि दरख्तों का उगना ये खुद अपनी जात से नहीं है बल्कि इसको किसी और चीज की जरूरत है जो चीज इस दरख्त को उगा रही है।
इसी तरह पत्तों का हरा रंग ये खुद अपनी जात की वजह से नहीं है, बल्कि कोई दूसरी चीज है जो इन पत्तों को हरा रंग दे रही है। हम इस ट्रुथ को मान कर चलते हैं और यही कंटिंजेंसी है, यानी एक कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट अपने वजूद और अपनी सिफात के अंदर दूसरी किसी चीज पर डिपेंड करे। इसी तरह जो हवाएं चलती है तो हर आदमी के जहन में ये ख्याल आ सकता है कि हवाएं क्यों चल रही है, और ये भी कंटिंजेंसी की तरफ इशारा करती है। तो गोया कि हम अब ये कह सकते हैं कि साइंस अज्यूम्स कंटिंजेंसी, और हर शख्स कायनात के अंदर कंटिंजेंसी को मानता है। और यही तो वजह है कि हम हर चीज की एक्सप्लेनेशन को ढूंढते हैं कि भाई फला चीज क्यों हुई, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, और वो चीज क्यों हुई, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। तो ये जो हम एक्सप्लेनेशंस को तलाश कर रहे हैं, ये इसी वजह से तलाश कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि वो चीज कंटिंजेंट है, वो अपनी जात के अंदर ऐसा नहीं कर सकती थी, बल्कि वो किसी और चीज की मोहताज है जिसने उसको इस तरह किया है। सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, व्हेन वी लुक एट इट, वी से व्हाई इज इट दिस वे and why it isn't another way, and what made it this way, because it could have been some other way. बस यही चीज contingency है, and this is what we mean when we say that the universe is contingent. जब हम ये कहते हैं कि ये पूरी कायनात contingent है, तो अब इस यूनिवर्स की कंटिंजेंसी का मतलब ये हुआ कि इस यूनिवर्स में जितनी चीजें मौजूद है, जितनी चीजें एग्जिस्ट करती है, उनमें से हर चीज नीड समथिंग टू मेक इट द वे दैट इट इज। हर चीज को अपने वजूद के अंदर किसी दूसरी चीज की जरूरत है ताकि वो चीज अपनी मौजूदा हालात और सिफात के साथ में मौजूद हो सके। मिसाल के तौर पर कोई चीज गर्म होती है तो उस चीज को गर्म करने के लिए किसी दूसरी चीज का होना जरूरी है। कोई चीज ठंडी है तो उस चीज को ठंडा करने के लिए किसी दूसरी चीज का होना जरूरी है। कोई चीज हरकत में है और चल रही है, समथिंग इज मूविंग, सो डेफिनेटली इट विल नीड समथिंग एल्स टू मेक इट मूव। इसी तरह अगर कोई चीज सुकून के अंदर है तो उसे किसी और चीज की जरूरत है जो उसको हालत सुकून में रखे, टू मेक इट स्टिल। एवरी सिंगल कंडीशन that anything in the universe is in needs something else to make it that way. कायनात की हर चीज अपने वजूद, अपने हालात के अंदर किसी दूसरी चीज की मोहताज है, और कोई भी आदमी इससे डिसएग्री नहीं करेगा, चाहे वो खुदा को मानता हो या वो एथिस्ट और खुदा को नहीं मानता, वो कंटिंजेंसी का इनकार नहीं कर सकता। अदरवाइज साइंस वुड बिकम इम्पॉसिबल, क्योंकि एक नास्तिक और एक एथिस्ट भी जब सूरज को देखेगा तो वो ये मानेगा कि सूरज कंटिंजेंट है, और इसीलिए वो सूरज के चमकने का एक्सप्लेनेशन भी ढूंढता है कि व्हाई द सन इज शाइनिंग। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट्स को जो किसी चीज की जरूरत पड़ती है और किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, तो साइंस उस गैप को कंटिंजेंट एक्सप्लेनेशन से भरती है। मिसाल के तौर पर आप किसी साइंटिस्ट से पूछो कि व्हाई द सन इज शाइनिंग, तो वो आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन देगा कि द सन इज शाइनिंग बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैपनिंग देयर। उससे पूछो कि पौधे क्यों उग रहे हैं, वो आपको फोटोसिंथेसिस का एक्सप्लेनेशन देगा। फिर उससे पूछो कि पत्तों का रंग हरा क्यों है, तो वो आपको कहेगा कि बिकॉज ऑफ द केमिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से पत्तों का रंग हरा हो जाता है। फिर उससे पूछो कि हवाएं क्यों चल रही है, तो वो आपको एक एक्सप्लेनेशन देगा कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर। अब ये जो सारे एक्सप्लेनेशंस दिए जा रहे हैं कि सूरज का चमकना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, पौधों का उगना फोटोसिंथेसिस की वजह से, पत्तों का हरा होना क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, और हवाओं का चलना डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर की वजह से, ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस खुद कंटिंजेंट है। यानी आपने एक कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरी कंटिंजेंसी को बताया, एक दूसरी चीज को बताया जो कि खुद कंटिंजेंट है। अब जब ये सारे एक्सप्लेनेशंस खुद कंटिंजेंट है, यानी ये खुद किसी और तीसरी चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे, और वो तीसरा एक्सप्लेनेशन भी अगर आप साइंटिस्ट से पूछेंगे तो वो आपको वही एक्सप्लेनेशन देंगे जो इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अंदर है। मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशन आपको साइंटिस्ट से नहीं मिलने वाला। तो जो तीसरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा और वो इस यूनिवर्स ही में से होगा तो वो भी कंटिंजेंट होगा। फिर उसके बाद चौथा एक्सप्लेनेशन वो भी कंटिंजेंट होगा, फिर पांचवा एक्सप्लेनेशन वो भी कंटिंजेंट होगा। तो यही इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज है जो मैंने आपको पहले कहा था, और हम पहले ये साबित कर चुके हैं कि इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज ये इम्पॉसिबल है और ये एक फैलेसी है, बिकॉज व्हेन यू ऐड कंटिंजेंट थिंग्स और व्हेन यू ऐड कंटिंजेंट एक्सप्लेनेशंस फॉर कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट्स, it just passes the buck to the next thing or to the next contingent explanation. Therefore, it doesn't solve the problem.
इट मेक्स द प्रॉब्लम वर्स। यानी जब आप एक कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी के लिए कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन दें जो खुद कंटिंजेंट हो, तो फिर उसके एक्सप्लेनेशन का भी सवाल उठेगा, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन आप देंगे वो भी कंटिंजेंट होगा, फिर उसके एक्सप्लेनेशन का सवाल उठेगा। तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम को और ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं, क्योंकि पहले आपको सिर्फ एक कंटिंजेंसी एक्सप्लेन करना था और अब आपको 2, 3, 4, 5 मिलियंस ऑफ कंटिंजेंसी आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि दिस कंटिंजेंट यूनिवर्स इज मेड बाय अ नेसेसरी बीइंग हु इज नॉट कंटिंजेंट, और उस नेसेसरी बीइंग को, उस वाजिबुल वजूद को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है टू मेक इट द वे दैट इट इज। हर चीज उसके ऊपर डिपेंड करती है, हर चीज को उसकी जरूरत है, एंड इट डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग एंड डजंट नीड एनीथिंग। और वो किसी भी कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ना तो डिपेंड करता है और ना उसे किसी की जरूरत है। उसी को हम कहते हैं अल्लाहु समद, कि कायनात की हर चीज अपने वजूद के अंदर अल्लाह की मोहताज है और अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं। क्योंकि जब आप एक कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट को लोगे, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर को ले लो, अब इस कंप्यूटर का एक साइज है, अब इस कंप्यूटर के लिए इस साइज का होना जरूरी नहीं था। इट डजंट हैव टू हैव दिस साइज, इसका कोई दूसरा साइज भी हो सकता था। फिर इसी तरह इस कंप्यूटर का जो कलर है, ये कलर इस कंप्यूटर के लिए जरूरी नहीं था, इसका कोई दूसरा कलर भी हो सकता था। फिर ये कंप्यूटर स्पेस में जिस लोकेशन पर रखा हुआ है, इस कंप्यूटर के लिए इसी लोकेशन पर होना जरूरी तो नहीं था, ये किसी और लोकेशन पर भी हो सकता था। बल्कि इस कंप्यूटर का खुद वजूद होना, इस कंप्यूटर का मौजूद होना, ये भी जरूरी नहीं था, क्योंकि ये पॉसिबल एग्जिस्टेंस में से है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, और एनीथिंग दैट चेंजेस डजंट हैव टू हैव दैट चेंज, सो द चेंज इज नॉट इंट्रिंसिक। इसका मतलब कोई है जो इस चेंज को कर रहा है। इसी वजह से ये लॉजिकल नेसेसिटी है कि हम एक नेसेसरी बीइंग को माने, वरना ये कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसीज कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। अब ये आइडिया तो आपको बिल्कुल थरा हो गया कि यूनिवर्स कंटिंजेंट है, कायनात की हर चीज में कंटिंजेंसी है, एंड इट नीड्स समथिंग टू मेक इट द वे दैट इट इज। तो अब दूसरा फैक्ट समझिए कि गॉड इज नेसेसरी एग्जिस्टेंस। यहां पर नेसेसरी ये कंटिंजेंट का ऑपोजिट है। जब हम ये कहते हैं कि गॉड इज अ नेसेसरी बीइंग या गॉड्स एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी, तो इसका मतलब ये होता है कि गॉड इज अ नेसेसरी बीइंग एंड ही डजंट नीड एनीवन or anything to make him the way that he is. यानी God is the one who is the way that he is without needing anyone or anything. God यूनिवर्स की तरह नहीं है। अब हमें दो आइडियाज मिल गए। नंबर एक, ये यूनिवर्स कंटिंजेंट है, और नंबर दो, गॉड इज अ नेसेसरी बीइंग, उसका होना जरूरी है। अब पहला जो फैक्ट है, ये तो मैटर ऑफ डिस्प्यूट है ही नहीं, हर कोई मानेगा कि यूनिवर्स कंटिंजेंट है। लेकिन जो दूसरा प्रेमिस है कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट कंटिंजेंटली नीड्स अ नेसेसरी बीइंग टू मेक इट द वे दैट इट इज, यहां पर लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हमारा दावा यह है कि जैसे कि सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, तो सूरज का ये चमकना ये एक वाजिबुल वजूद जात की वजह से है, नॉट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैपनिंग ओवर देयर, एंड आई विल प्रूव इट। ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय फोटोसिंथेसिस, it can only be explained by something that is not contingent. Likewise, the green color of plants cannot be explained by the chemical configuration of chlorophyll, क्योंकि ये explanation खुद contingent है. So it can only be explained by something that is not contingent. इसको एक मिसाल से समझिए, जिसको शेख मुस्तफ़ा सबरी आफंदी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि सल्तनत उस्मानिया के आखिरी मुतकल्लिम थे, उन्होंने अपनी किताब मौक़िफ़ुल अक़्ल वल इल्म वल आलम मिन रब्बिल आलमीन व इबादिहिल मुरसलीन अपनी इस किताब में नकल किया है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को ले लीजिए, उनमें से पहला शख्स जो है वो लीन कर रहा है और पीछे दूसरे शख्स के ऊपर टेक लगाए हुए है, और वो दूसरा शख्स जिसके ऊपर ये पहला शख्स टेक लगाए हुए वो भी लीन कर रहा है और वो भी एक तीसरे शख्स के ऊपर टेक लगाए हुए। इसी तरह वो तीसरा भी लीन कर रहा है और वो चौथे के ऊपर टेक लगाए हुए। इसी तरह ये लोगों का सिलसिला बहुत दूर तक चले जा रहा है, और इतना दूर तक जा रहा है कि ये लाइन आगे जाकर आंखों से ओझल हो जाती है। यानी हर एक बंदा अपने से पहले पर झुका हुआ है, दूसरा वाला उससे पहले पर, तीसरा वाला उससे पहले पर झुका हुआ है। लेकिन देखने के बाद ये लग रहा है कि ये लोग अपने से पहले वाले पर टेक लगाकर झुके तो हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई गिर नहीं रहा है। They are leaning but not lying on the ground. So what will you conclude now? और आप इससे क्या नतीजा निकालेंगे? इसका नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है कि there is something at the end of the line that is holding everything up.
एंड इट्स नॉट लीनिंग ऑन एनीथिंग एल्स। यानी इस कतार के आखिर में कोई है जिसने इस पूरी कतार को थामे हुए है और वो खुद किसी के सहारे पर नहीं खड़ा है। अगर वो ना होता तो इंसानों की ये लंबी कतार इस तरह खड़ी ना होती, बल्कि सब के सब जमीन पर पड़े होते। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब पहला शख्स दूसरे पर टेक लगाए हुए उस पर लीन किए हुए खड़ा है और दूसरा शख्स तीसरे पर टेक लगाए हुए उस पर लीन करके खड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं नतीजे के तौर पर कि जो दरमियान में दूसरा शख्स है ये कुछ नहीं कर रहा, ही इज जस्ट पासिंग द वक्त टू द थर्ड पर्सन। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तीसरा चौथे पर लीन कर रहा है, उसके सहारे खड़ा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरा और तीसरा कुछ नहीं कर रहे बल्कि चौथा सबको संभाले हुए है। तो अब हम यहाँ से एक प्रिंसिपल कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ ए डिपेंड्स ऑन बी and B depends on C, then B is not doing anything and we can directly say that A depends on C। यानी अगर A B के ऊपर डिपेंड करता है और B C के ऊपर डिपेंड करता है तो B दरमियान में कुछ नहीं कर रहा, हम ये कह सकते हैं कि A डायरेक्टली C के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर इस कतार में कोई भी इंडिपेंडेंट चीज ना हो, सारे के सारी चीजें डिपेंडेंट और कंटिंजेंट हो, तो इन कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट्स की डिपेंडेंसी कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। इसीलिए एक नेसेसरी बीइंग का होना जरूरी है और वही खुदा है। इसको कुरान के अल्फाज में अल्लाह ताला सूरह फातिर आयत नंबर 41 में फरमाते हैं, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला, एंड वेरीली अल्लाह सुब्हानहू व तआला कीप्स द हेवंस एंड द अर्थ्स इन एग्जिस्टेंस लेस्ट दे डिसअपियर, कि यकीनन अल्लाह ही वो जात है जिसने आसमानों और जमीनों को थामे रखा है, अगर अल्लाह ना हो तो इनका निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। और ये बात वाज़े हो चुकी कि अ लॉन्ग चेन ऑफ कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज कैनॉट डू एनीथिंग, इसलिए एक नेसेसरी बीइंग मानना पड़ेगा और गॉड ऑफ द गैप्स का एतराज करके ये कहना कि खुदा का वजूद बस लोगों ने घड़ लिया है, ये बात बिल्कुल गलत है। हादा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।